तो पानी पी लो सर, साफ है ना सर। नमस्कार, स्टडी दुनिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। टॉपिक का नाम रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव तंत्र हम पढ़ रहे हैं। और मानव तंत्र में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो देखो, श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो ये क्या है? श्वसन तंत्र जो है ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, यानी कि अपचय प्रक्रिया है ये। अपचय प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि अपचय प्रक्रिया है। जो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था वो दो प्रकार से पढ़ा था, एक तो कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड का किस में? सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होगा। तो वो किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है। अंजू गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, मुकेश कुमार जय श्री राम, सॉरी मुनीश कुमार। अब देखो, जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं ना, श्वसन तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत श्वसन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकृत श्वसन। एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अनऑक्सीकृत श्वसन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीकृत है, इसका एक और नाम होता है और इसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, और इसको हम बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो जो कोमल गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, सुमन गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब देखो, आवाज सही आ रही है क्या? अब देखो, यहाँ पर ऑक्सीकृत श्वसन की अगर हम बात करें, वायवीय, देखो वायवीय नाम से लग रहा है कि वायु की प्रेजेंस में, लेकिन ये क्या है? वायवीय रेस्पिरेशन कौन सा होता है? वायवीय श्वसन कौन सा होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो वो होता है ऑक्सीकृत श्वसन। अब जैसे हम श्वसन करते हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो हम किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें घुटन होने लग जाएगी, हमें सांस नहीं आएगा, उसके लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो क्या है? एरोबिक है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है उनका कैसा रेस्पिरेशन होता है?
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर हम बात करें अनएरोबिक की तो ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, जैसे बीजों की विराम अवस्था है तो उनमें कैसा श्वसन होगा, अनऑक्सीकृत श्वसन होगा। ठीक है, कीट की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें भी कैसा श्वसन होगा, अनऑक्सीकृत श्वसन होगा। ठीक है, रिंकू गुड इवनिंग, मोनिका गुड इवनिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब नए नए योगा, एक्सरसाइज, रनिंग या जिम हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी मसल्स पेन करती हैं। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होता है क्योंकि हम ऑक्सीकृत श्वसन करते हैं। और जब हम नए नए योगा, रनिंग, एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी क्योंकि ऊर्जा जो है वो ज़्यादा यूज होगी। ऊर्जा ज़्यादा यूज होगी तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो पायरुविक अम्ल होता है वो किस में बदल जाएगा, पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियां जो हैं वो दर्द करती हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए योगा, एक्सरसाइज शुरू करने के कारण जो मसल्स हैं वो पेन करती हैं, किसके कारण, तो वो किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले एक तो देखो रेस्पिरेशन वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, श्वसन, और एक हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग यानी कि सांस। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, अलग अलग हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है, श्वसन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन, मानव श्वसन। तो इसको हम विद डायग्राम से पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें डायग्राम बना देती हूं मैं। अब देखो सबसे पहले आती है नोज यानी कि नाक। ठीक है, फिर आती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, और इसको हम बोलते हैं नासा गुहा। ठीक है, फिर यहां से ना ये अलग होती है फूड पाइप, और इसको हम बोलते हैं भोजन नली। ठीक है, फूड पाइप। अब यहां पर ये जो यहां से यहां तक है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप, और हिंदी में हम इसको कहेंगे वायु नली। इसका एक और नाम भी होता है ट्रेकिया। ठीक है, फिर यहां पर होता है फेरिंग्स। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे ग्रासा गर्सनी। ठीक है, फेरिंग्स यानी कि ग्रासा गर्सनी। फिर यहां पर होता है इपिग्लोटिक्स, इपिग्लोटिक्स, हिंदी में हम इसको इपिग्लोटिक्स ही कहेंगे, इपिग्लोटिक्स। ठीक है, फिर यहां पर होता है लैरिंग्स, और इसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र या कंठ। सबको समझ आ रहा है क्या?
साहिल गोयल, राइटिंग थोड़ी साफ लिखो। ओके, गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग। वीपीएस क्रेजी जीके मैथ ट्रिक, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो ये जो विंड पाइप है ना, ये जब दो भागों में बटेगा तो इसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। ठीक है, ब्रोनकाई, और ब्रोनकाई को हम हिंदी में कहेंगे श्वास नली। ठीक है, ब्रोनकाई। अब ये जो श्वास नली है ये आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इन छोटी छोटी नलिकाओं को हम कहेंगे ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं इनको हम कहेंगे ब्रोनक्यूल्स, और हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म श्वास नलिका। ठीक है, सूक्ष्म श्वास नलिका। फिर जो ये ग्रेप्स जैसी या बैलून जैसी जो शेप दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वेली। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम होता है वायुकोश, या फिर इसका एक और नाम है कूपिकाई। ठीक है, कूपिकाई। अब ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इस मसल्स को हम बोलते हैं डायाफ्राम, जिसका यूज पहले भी हो चुका है कि डायाफ्राम क्या होता है। ठीक है, डायाफ्राम। अब ये हमने क्या है, रेस्पिरेशन जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, श्वसन तंत्र जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया है। एक बार इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, फिर इसको लिखवाऊंगी। अब देखो नोज, अगर नाक की हम बात करें तो नाक क्या होती है, नाक जो है, नोज जो है वो आउटर ऑर्गन है, यानी कि एक बाह्य अंग है जिसके द्वारा हवा हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, एयर जो है वो अपनी बॉडी में एंटर करती है। योगेश गुड इवनिंग। अब इसके बाद में क्या आती है, नेजल कैविटी आती है, नासा गुहा आती है। ठीक है, नेजल कैविटी यानी कि ये पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, हमेशा जोड़े में उपस्थित होती है। कैविटी जो है दो होती हैं, तो जोड़ीदार अंग है। अब नेजल कैविटी जो है, नासा गुहा जो है, इसका क्या काम होता है, ये एक तो एयर का फिल्टर करती है। ठीक है, हवा का छनन करती है जो वायु हमारी बॉडी में एंटर करेगी। दूसरा ये क्या काम करेगी, दूसरा ये वायु को गीला करती है, यानी शुष्क वायु को ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देगी। ठीक है, इसके अलावा जो नेजल कैविटी है, नासा गुहा है, ये क्या काम करती है, वायु को गर्म करती है, वार्म। अब गर्म का मतलब यानी कि ये ठंडी हवा को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेजल कैविटी है, नासा गुहा जो होती है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, हमारी जो नासा गुहा है, नेजल कैविटी है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं उन बालों को सीलिया कहा जाता है। ठीक है, उनको बाल नहीं कहा जाता, हेयर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है कि नेजल कैविटी में क्या है, सीलिया है। ठीक है, इसके अलावा नेजल कैविटी में, नासा गुहा में एक वैक्स जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो उस वैक्स जैसे चिपचिपे पदार्थ को कहा जाता है म्यूकस। ठीक है, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक है, तो ये जो वैक्स जैसा चिपचिपा पदार्थ है म्यूकस, ये क्या काम करता है, ये फिल्ट्रेशन में सहायता करता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु में जो डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के जो कण हैं, उनको चिपका के नेजल कैविटी में रख लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। अब उसके बाद में ये आती है यहाँ पर विंड पाइप, यानी कि वायु नली। अब विंड पाइप जो होती है, वायु नली जो होती है, ये क्या काम करती है, वायु को नेजल कैविटी से लंग्स की ओर लेके जाती है, फेफड़ों की तरफ लेके जाती है। ठीक है, नासा गुहा। अब जो ये फूड पाइप है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है फेरिंग्स, और फेरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रासा घर्षणी।
किसी को कोई डाउट है क्या? म्यूकस, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? लिखवाऊंगी तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम एक बार इसको थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो फेरिंग्स होता है ना, ग्रासा गर्सनी, ये यहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है, भोजन नली और वायु नली दोनों के बीच में है। ठीक है, ये क्या है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का मुख्य अंग है, कॉमन पार्ट है, कॉमन ऑर्गन है। और ये क्या काम करेगा? ये भोजन नली और श्वास नली को निर्देश देता है। यानी कि जो काम है कि भोजन नली का काम है या श्वास नली का काम है, तो ये निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, अब जो फेरिंग्स है ना, इसकी हेल्प करता है एपिग्लोटिक्स। ठीक है, एपिग्लोटिक्स इसका हेल्पर होता है। एपिग्लोटिक्स एक ढक्कन की तरह होता है। ठीक है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई खाना करनी चाहिए। ठीक है, चुपचाप ध्यान लगा के अच्छे से खाना खाना चाहिए। या देखा होगा जब हम कुछ पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो एकदम से ना जोर से खांसी आती है। ठीक है, जिसको लैंग्वेज में, ठीक है, खांसी आती है। तो वो खांसी जो आती है वो इस फेरिंग्स के कारण आती है। हम ध्यान लगा के अगर खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, तो ये फेरिंग्स जो है, ग्रासा गर्सनी है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसका काम है निर्देश देने का, कि जब हम भोजन निगल रहे हैं तो ये भोजन नली को निर्देश देगा कि अब तुम्हारा काम है, और एपिग्लोटिक्स इसकी हेल्प करेगा और ये श्वास नली को ढक लेगा। ठीक है, तो भोजन जो है वो भोजन नली में जाएगा, और फिर जब हम सांस ले रहे हैं तो ये भोजन नली को ढक लेगा और सांस जो है वो श्वास नली में आएगा। ठीक है, तो जब खाना खाते हुए हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या ध्यान से खाना नहीं खा रहे, ध्यान नहीं है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही हम भोजन निगलने वाले थे तो ये गलती से भोजन नली को ही ढक लेगा, फूड पाइप है उसी को ढक लेगा, और जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा? श्वास नली में। फूड पार्टिकल्स हैं वो अपनी विंड पाइप में चले जाएंगे, जिस कारण हमें जोर से खांसी आएगी, दस्तक आएगी। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो हम भागकर पानी पीते हैं। ठीक है, लेकिन वो खांसी एकदम से शांत नहीं होती। तो ऐसा जब भी होता है तो हमें क्या करना चाहिए? 2-3 सेकंड के लिए सांस रोक लेनी चाहिए। ठीक है, 2-3 सेकंड के लिए। साउंड प्रॉब्लम, साउंड अच्छे से नहीं आ रही क्या? साउंड क्लियर नहीं है? अब आ रही है सही? कमेंट कर दो एक बार, साउंड सही आ रही है क्या? हेमंत, साउंड प्रॉब्लम आप बता रहे हो, अब सही आ रही है साउंड? ठीक है, तो एक बार ये जितना समझाया है ये लिखवा देती हूँ, फिर आगे का हम समझेंगे। सबसे पहले नोज, नोज की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नोज आपको वैसे ही पता होना चाहिए, आउटर ऑर्गन है और जिसके द्वारा एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेजल कैविटी, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे नासा गुहा। ठीक है, तो ये नेजल कैविटी जो है ये क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है, वेट ऑफ एयर एंड वार्म ऑफ एयर। क्लियर है साउंड? अब देखो, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर यानी कि वायु का छनन, वेट ऑफ एयर यानी कि वायु को गीला करना, वायु को गीला करना, एंड वार्म ऑफ एयर यानी कि वायु को गरम करना। ठीक है, अभी बताया था।
फिल्ट्रेशन, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं तो उनको फिल्टर करेगी। और इसका एक काम और भी होता है नोस्ट्रिल्स का, यानी कि सूंघना। अब जो फिल्ट्रेशन है, छनन करती है, वेट बताया, शुष्क वायु को एंटर नहीं करने देगी, थोड़ा उसको गीला करेगी। वार्म, अपनी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वायु को ये गर्म भी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे गर्मियों में शुष्क वायु होती है तो गर्मियों में क्या काम करती है, गीला करने का। सर्दियों में ठंडी हवा होती है तो सर्दियों में क्या काम करती है, वार्म, यानी कि गर्म करने का। अब नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं और उनको कहा जाता है सीलिया, स्मॉल हेयर्स, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट इन आवर nasal cavity which is called cilia। ठीक है, यानी कि नासा गुहा में उपस्थित छोटे छोटे बालों को सीलिया कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बालों को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया कहते हैं। ठीक है, और एक क्या बताया, एक इसमें वैक्स जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि वैक्स लाइक जो सब्सटेंस होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं म्यूकस, और हिंदी में हम बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा उपस्थित होता है जो किस में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में सहायता करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो ले सकते हो यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद में देखो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था नेजल कैविटी के बाद में आती है विंड पाइप, यानी कि वायु नली। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विंड पाइप। तो हेडिंग डाल लो विंड पाइप, और हिंदी में हम इसको कहेंगे वायु नली। ठीक है, वायु नली जो होती है ना, वायु नली, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वायु नली है इसका क्या काम होता है, टू कैरी एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू कैरी एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू लंग्स। ठीक है, यह वायु को नासा गुहा से फेफड़ों की तरफ या फेफड़ों में लेकर जाती है। ठीक है, फेफड़ों में ये लेकर जाती है। अब देखो, जब ये वायु नली है, ठीक है, वायु नली आगे जाके 2 भागों में बंटती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, श्वास नली। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे वहन विंड पाइप डिवाइडेड इनटू 2
two parts, which is called bronchi. ठीक है, विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। जब वायुनली दो भागों में बंटती है, दो भागों में बंटती है तो उसे श्वास नली, तो उसे श्वास नली कहते हैं। ठीक है, वायु नली जब दो भागों में बंटती है तो उसे क्या बोलेंगे? श्वास नली बोलेंगे। अनूप गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो ये विंड पाइप है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वायु नली के बाद में क्या? फेरिंग्स, यानी कि ये जो ग्रासा घर्षणी है। ठीक है, फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे? फेरिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फेरिंग्स। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रासा घर्षणी। ठीक है, फेरिंग्स को हिंदी में बोलेंगे ग्रासा घर्षणी। तो ग्रासा घर्षणी जो है इसके बारे में क्या बताया था? ये क्या है? इट इज common part of digestive system and respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये क्या है? यह है पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। ठीक है, ये क्या है? ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। और इसका क्या काम होता है? इट गिव द कमांड्स या इट डायरेक्ट्स टू किसको? विंड पाइप एंड फूड पाइप। विंड पाइप एंड फूड पाइप ये क्या काम करता है? यह भोजन नली व श्वास नली को निर्देश देता है। ठीक है, एक बार कमेंट कर दो राइटिंग अब सही है क्या? समझ आ रही है क्या? राइटिंग ओके? अब ठीक है, तो ये क्या काम करता है? भोजन नली और श्वास नली को निर्देश देता है। अब जो फेरिंग्स है ना, ये दो जगह काम करेगा, तो इसको हेल्पर की भी जरूरत होगी ना। तो इसका हेल्पर कौन होता है? एपिग्लोटिक्स। इट्स हेल्पर इज एपिग्लोटिक्स, यानी कि एपिग्लोटिक्स इसका सहायक है। ठीक है, एपिग्लोटिक्स क्या है? इसका सहायक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने किसके, अभी हमने आगे पढ़ा नहीं है, पहले आगे थोड़ा सा समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो फेरिंग्स का पता चल गया ना। देखो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमें जो भी बातें बताते हैं उसको हम बोलते हैं संस्कार। ठीक है, कि बड़ों के संस्कार। लेकिन वो संस्कार जो होते हैं ना, उनके कारण वैज्ञानिक होते हैं।
ठीक है, वैज्ञानिक कैसे, जब अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो बड़े हैं, वो बोलते हैं कि खाना खाते हुए कभी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये संस्कार है, खाना खाते हुए चुपचाप खाना खाना चाहिए। लेकिन उसका कारण क्या है, वैज्ञानिक है। चुपचाप खाना खाएंगे तो फेरिंग्स है वो सही ढंग से काम करेगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी ये लगा लो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये हमारे संस्कार हैं कि नवरात्रों के व्रत करें, लेकिन इसका भी ना एक वैज्ञानिक कारण है। जो नवरात्रे हैं ये हमेशा कब आते हैं, जब मौसम चेंज होता है, ठीक है, जब अक्टूबर सितंबर में आते हैं तब भी और अब भी, ठीक है। अब भी मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से खान पान जब चेंज होगा तो उससे हमारी बॉडी पर फर्क पड़ेगा। तो जो ये 9 दिन के व्रत रखते हैं, ठीक है, 9-10 दिन, तो ये ना फूड गैप के लिए रखते हैं, ठीक है, कि जो भोजन है उसमें एकदम से अंतर ना आए, ठीक है, हल्का फुल्का खान पान हो, उससे बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। वरना ये बोलते हैं ना कि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार हो गए, ठीक है, बीमार तो होने ही है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इसका कारण भी क्या होता है, वैज्ञानिक कारण होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक बार बता देती हूँ आगे थोड़ा सा। देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया फेरिंग्स ग्रासा गर्सनी तक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लैरिंग्स, तो लैरिंग्स होता है कंठ। देखो फेरिंग्स लैरिंग्स, ठीक है, दो सेम से वर्ड हैं, तो याद रख लेना लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब लय, हम लय में बोलते हैं गाते हैं तो वो कंठ से गाते हैं, ठीक है, तो जो वॉइस बॉक्स है उसको लैरिंग्स कहा जाता है और फेरिंग्स ग्रासा गर्सनी को कहा जाता है जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लैरिंग्स है ना, कंठ जो है, ये इसका मेन काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस द वॉइस, ठीक है, ये आवाज़ बनाने का काम करता है। अब ये आवाज़ बनाता है लेकिन इसका जो हेल्पर होता है ना वो होता है ग्लोटिक्स, ठीक है, ग्लोटिक्स जो है वो इसका सहायक होता है, यहां लिख रही हूं ग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स इसका सहायक है, ये आवाज बनाने का काम करेगा, ग्लोटिक्स आवाज को बाहर निकालने में सहायता करेगा। अब देखो आवाज में डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल की आवाज जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, बच्चों की आवाज है वो अलग होती है, यानी अगर हम बात करें फीमेल की और बच्चों की तो उनकी आवाज थोड़ी तीखी होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन मेल जो होते हैं उनकी आवाज भारी होती है, ठीक है। तो मेल में उनका जो मेल का जो लैरिंग्स होता है, कंठ जो होता है, उसके चारों ओर कार्टिलेज की लेयर होती है, ठीक है, कार्टिलेज, यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं, कार्टिलेज को हिंदी में हम बोलते हैं उपास्थि। देखो अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि से ही वर्ड है उपास्थि, ठीक है, कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, बोन वाला जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, मुलायम अस्थि होती है जो क्या काम करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है, ठीक है। तो पुरुषों की आवाज भारी होती है तो वो किसके कारण, उनका जो कंठ है उसके चारों ओर कार्टिलेज की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडम्स एप्पल किन में स्थित है, ठीक है, किन में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, पुरुषों में। पुरुषों की आवाज़ महिलाओं और बच्चों की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अब मान लो हमने फ़ोन किया, फ़ोन पर कोई मेल बोल रहा है और वो कहे हेलो, हाँ मैं कोमल बोल रही हूँ, तो आप विश्वास कर लोगे क्या कि ये कोमल बोल रही है, नहीं ना, आवाज़ से हम पहचान लेते हैं ना फ़ोन पे भी कि ये मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रही है या बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो उनका जो कंठ है उसमें जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है वो किसके कारण, एडम्स एप्पल के कारण दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ आ रहा है, पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा तो नहीं है ना, कमेंट करके एक बार बता दो स्पीड ज़्यादा नहीं है, क्लियर है सबको यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट ये लैरिंग्स जो है इसके बारे में हम लिख लेते हैं।
हेडिंग डाल लो लैरिंग्स। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंठ या स्वर यंत्र। ठीक है, कंठ या स्वर यंत्र। अब देखो लैरिंग्स जो है, स्वर यंत्र जो है कंठ, ये इसका एक और नाम है, यानी कि इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स ऑफ आवर बॉडी। वॉइस बॉक्स ऑफ आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर की ध्वनि पेटिका बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की ध्वनि पेटिका। तो लैरिंग्स क्या काम करता है, टू प्रोड्यूस द वॉइस। ठीक है, ये आवाज बनाने का काम करता है, आवाज बनाने का काम करता है। ठीक है, आवाज बनाने का ये काम करता है। अब इसका हेल्पर कौन है, इट्स हेल्पर इज ग्लोटिक्स। ठीक है, ग्लोटिक्स इसका सहायक है, ग्लोटिक्स इसका सहायक है। ठीक है, और क्या बताया है, एडम्स एप्पल किन में प्रेजेंट है, मेल में। इन मेल लैरिंग्स प्रेजेंट एडम्स एप्पल। ठीक है, प्रूसो के कंठ में, प्रूसो के कंठ में एडम्स एप्पल उपस्थित है। ठीक है, एडम्स एप्पल क्या है, उपस्थित। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ लिया ब्रोंकाई जो होती है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था क्या, कि श्वसन तंत्र का कौन सा अंग जोड़े में उपस्थित है। ठीक है, तो हमें लंग्स का तो पता होता है कि हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े में उपस्थित होते हैं, लेकिन ना ऑप्शन में लंग्स नहीं था। ठीक है, फेफड़े नहीं थे, ऑप्शन में ये ब्रोंकाई था, श्वास नली। ठीक है, इसके देखो 3 ऑर्गन हैं जो जोड़े में प्रेजेंट हैं। एक तो नेजल कैविटी जिसका आमतौर पर हमें पता होता है नासा गुहा, एक लंग्स फेफड़े जिसका हमें पता होता है। अब जो तीसरा है ना ब्रोंकाई, श्वास नली, हम सोचते हैं श्वास नली तो एक ही होती है, लेकिन ये वायु नली है, और वायु नली 2 भागों में जब बट रही है तो इसको बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, तो जो ब्रोंकाई है ये किस में पाई जाती है, जोड़े में। ठीक है, पेयर में ये प्रेजेंट है। अब ये हमने पढ़ लिया था ब्रोंकाई क्या होती है। इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, जो सूक्ष्म श्वास नलिकाएं हैं। ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू मैनी डक्ट्स इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जब श्वास नली छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म श्वास नली, यानी कि ब्रोंकियोल्स। फिर ये जो बैलून जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, गुब्बारे जैसी या ग्रेप्स अंगूर जैसी संरचनाएं आप इसको बोल सकते हो, तो इनको एल्वली। अब देखो हिंदी में ना ये वर्ड ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, एल्वली। ठीक है, एल्वली, वायुकोश इसको हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी में इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कुपिकाएं। ठीक है, तो ये हमारे फेफड़ों में फैली हुई है।
टोटल एल्वली जो है हमारी बॉडी में, उनकी संख्या कितनी है? 300 मिलियन। 300 मिलियन टोटल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। 150 एक फेफड़े में, 150 दूसरे फेफड़े में, ठीक है। तो यानी अपने जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं, वो किससे भरे हुए हैं? वो इन एल्वली से ही भरे हुए हैं, वायु कोश से भरे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने सांस लिया, सांस मतलब वायु को हमने अपनी बॉडी के अंदर जब लिया तो ये कहाँ पर जाता है? फेफड़ों में वायु कोश तक जाता है, ठीक है, एल्वली तक जाता है। अब एल्वली तक जाएगा तो आगे ऑक्सीजन देने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा? वायु कोश का रहेगा। यानी कि जो अब मेन काम है वो किस पर डिपेंड है? तो वो डिपेंड है वायु कोश पर, कुपिकाओं पर। तो इस कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है? एल्वली को कहा जाता है, वायु कोश को कहा जाता है, ठीक है। वायु कोश को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेशन सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पता चल गया। इसके अलावा देखो यूनिट तो बहुत सारी है। यूनिट की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी अगर हम बात करें तो यूनिट तो नेजल कैविटी भी है, विंड पाइप भी है, एपिग्लोटिक्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ये सारी हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको कहेंगे? सबसे छोटी इकाई हम एल्वली वायु कोश को कहते हैं। और वायु कोश को फेफड़ों की इकाई भी कहा जाता है, यानी कि फेफड़ों की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आवाज क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए, आवाज क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भी बता दो। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ओके सब? चलो अब हम इसके बारे में और अब देखो, डायफ्राम से पहले ये बता देती हूँ, जो लंग्स, चलो एक बार ये लिख ही लो। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? यानी कि वायु कोश, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे कुपिकाई। ठीक है, कुपिकाई। तो जो वायु कोश है ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, sorry, it is the smallest unit of respiratory system, ठीक है। यह श्वसन तंत्र की श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैं भी देखो आप पढ़ रहे हो कि नहीं। लंग्स की यूनिट किसे कहा जाता है? यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई किसे कहा जाता है? आंसर दो फटाफट। फेफड़ों की इकाई किसे कहते हैं? ये तो श्वसन तंत्र की इकाई हो गई, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि फेफड़ों की इकाई किसे कहा जाता है, यूनिट ऑफ लंग्स किसे कहेंगे। आंसर दो जल्दी से। क्या हुआ, किसी को नहीं पता क्या? कोई आंसर नहीं अब तक।
प्रीति, शाबाश। एल्वेली वायु कोश, ठीक है। तो अब इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि इसे फेफड़ों की इकाई भी कहते हैं, ठीक है। इसे फेफड़ों की इकाई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ एल्वियोली, ठीक है, यानी कि वायुकोश की संख्या। तो वायुकोश की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 300 मिलियन, ठीक है। पूरी बॉडी में अगर हम बात करें तो ये लगभग कितनी होती है, 300 मिलियन होती है। और एक लंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 150 मिलियन इसकी संख्या होती है, ठीक है। तो ये है वायुकोश। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में, ठीक है, फेफड़ों के बारे में। लंग्स जो है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वायुकोश और सूक्ष्म श्वास नलिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये जोड़े में उपस्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लंग्स क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। अब श्वसन तंत्र के अंग तो बहुत सारे हैं, ये नेजल कैविटी, विंड पाइप, फेरिंग्स, इपिग्लोटिक्स, लैरिंग्स, ग्लोटिक्स, एल्वली, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, सारे ऑर्गन किसके पार्ट हैं, रेस्पिरेशन के। लेकिन अगर मेन ऑर्गन की हम बात करें, मुख्य अंग, तो वो क्या होगा, लंग्स, ठीक है, फेफड़े होंगे। अब फेफड़ों के चारों ओर एक कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो इनकी सुरक्षा करती है। तो इस कवरिंग का नाम होता है प्लूरा कवरिंग, ठीक है, ठीक है, प्लूरा। हिंदी में इसको प्लूरा भी बोल सकते हो, एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिल जाएगा। और हिंदी में एक और नाम होता है फुसफुसिये, फुस आवरण, फुसफुसिये आवरण, ठीक है। तो देखो जो ये प्लूरा वर्ड है ना, जैसे हार्ट वाले टॉपिक में हमने एक वर्ड पढ़ा था कार्डिक, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें प्लूरा वर्ड है, प्लूरा वर्ड जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है प्लूरा कवरिंग, ठीक है, यानी कि फुसफुसिये आवरण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लूरा आर्टरी, प्लूरा वीन्स, तो ये किससे संबंधित होगा, ये लंग्स, फेफड़ों से संबंधित होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो क्या, लंग्स। ज्यादा तो नहीं हो गया है, यहां तक सबको समझ आया है क्या? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोलो, सबको समझ आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो अगर किसी को कोई डाउट है। अब राइटिंग में अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर फास्ट पढ़ा रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ तो बता दो, सब ओके है क्या? ओके बाकी सब बाकी यस और नो कुछ भी नहीं?
देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो क्या, लंग्स यानी कि फेफड़े। बस आज लंग्स तक ही पढ़ेंगे हम, फेफड़ों तक ही पढ़ेंगे। फेफड़े, ठीक है। अब लंग्स फेफड़े जो है ये क्या है, इट इज कॉमन पार्ट ऑफ, इट इज कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमेशा जोड़े में उपस्थित है, इट प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। जोड़ीदार अंग है, जोड़ीदार अंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किस चीज से मिलके बने हुए हैं, तो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ठीक है। सूक्ष्म श्वास नलिकाएं वे वायु कोश से मिलकर ये बने हुए हैं, ठीक है। और इनके चारों ओर कवरिंग जो होती है यानी कि जो आवरण होता है, उस आवरण का नाम होता है प्लूरा, ठीक है। हिंदी में प्लूरा भी बोल सकते हैं और हिंदी में हम बोलेंगे फुसफुसीय आवरण, ठीक है, फुसफुसीय आवरण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। सबको समझ आ गया यहाँ तक? चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।